स्टूडेंट्स, चैप्टर सेकंड लॉस्ट स्प्रिंग। इस बुक में इससे पहले कुछ पोएम भी हैं, पोएम बाद में लेंगे। उससे पहले हम ये लॉस्ट स्प्रिंग लेसन लेते हैं। आज अनीश जंग द्वारा ये लेसन लिखा गया है। इस लेसन की समरी को देखते हैं। यहाँ पर द नरेटर अनीश जंग एट एवरी मॉर्निंग फाइंड्स ए ग्रुप ऑफ young children wandering here and there in the streets for the search of gold। यहाँ पर लेखक अनीश जंग हर सुबह छोटे छोटे बच्चों के समूह को इधर उधर घूमते हुए देखता है और देखता है कि गलियों में वे कुछ तलाश करते हैं ऑफ गोल्ड। यहाँ पर गोल्ड से अभिप्राय है उनके मतलब की वो चीजें जो उनको गार्बेज में मिल जाती हैं। Here means the things that attract the children, जो बच्चों को आकर्षित करती हैं। बचपन में कुछ चीजें होती हैं, भले ही में उनके लिए खेल खिलौनों के समान हो, लेकिन उनके लिए गोल्ड ही है। इन द गार्बेज डंप्स, जो गार्बेज जो कूड़ा करकट हम घरों से बाहर फेंक देते हैं, उसमें वे अपने मतलब की चीजों को ढूंढते हैं। नरेटर आस्क्स द रीजन, लेखक इसका कारण जानना चाहता है। एक्चुअली साहिब दैट यंग बॉय विद हिज फैमिली, साहिब अपने परिवार का एक छोटा बालक है। हैड लेफ्ट देयर होम्स सेट एमडिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, वह अपने परिवार सहित ढाका के उन हरे भरे क्षेत्रों को छोड़कर आ गया है। मैनी स्टॉर्म्स डिस्ट्रॉयड देयर फील्ड्स एंड होम्स, कई तूफानों ने उसके खेतों को और घर को नष्ट किया है। नाउ they all are settled in सीमापुरी in the periphery of big city दिल्ली। अब वे सीमापुरी क्षेत्र में रह रहे हैं जो एक बड़े शहर दिल्ली की परिधि के आसपास पड़ता है। In the reply the boy साहिब told that he had nothing to do, उत्तर में साहिब कुछ नहीं कहता है। The narrator without consideration एडवाइज टू गो टू स्कूल, और लेखक बिना कुछ समझे उसको स्कूल जाने की सलाह दे देता है। बट देयर वॉज नो स्कूल देयर एज पर द यंग बॉय, लेकिन वहां पर ऐसा कोई स्कूल नहीं था जैसा कि छोटे बच्चों के लिए हुआ करता है। द ऑथर ऑफर्ड टू स्टार्ट ए स्कूल एंड फाउंड द पॉजिटिव रिप्लाई, लेखक उसके सामने एक प्रस्ताव रखता है कि वह उसके लिए स्कूल की व्यवस्था करेगा। आफ्टर फ्यू डेज व्हेन द बॉय रिक्वायर्ड अबाउट द स्कूल, कुछ दिनों के बाद जैसे ही बच्चे को उस स्कूल की आवश्यकता के बारे में जानकारी लेनी होती है, द ऑथर फेल्ट एम्ब्रेस्ड बिकॉज ही प्रॉमिस वाज नॉट रियल, वह महसूस करता है कि उसने उसको वह सलाह देकर कोई गलती की है, अपने ऊपर वह थोड़ा बोझ महसूस करता है। एंड सच टाइप ऑफ मैनी प्रॉब्लम्स वर स्टिल अनफुलफिल्ड, इस तरह की अनेकों प्रकार की बातें हैं जो उसके परिवार के द्वारा उससे कही जाती है, प्रोमिस लिए जाते हैं, लेकिन वे कभी पूर्ण नहीं होती। जिस तरह की बात यहाँ लेखक ने स्कूल को लेकर इस बालक से की जिसका नाम साहिब था। After many months, the writer came to know about the name साहब ए आलम। कई दिनों के बाद लेखक को पता चलता है कि साहिब आलम का क्या मीनिंग होता है। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड का स्वामी। साहिब आलम का मीनिंग है ब्रह्मांड का स्वामी। साहिब डिड नॉट नो द मीनिंग ऑफ हिज नेम, साहिब अपने नाम का अर्थ भी नहीं जानता। लेटर वॉचिंग दैम regularly, the writer started to identify all of them, वह देखता रहता है नियमित रूप से उन सब चीजों को। लेखक ने पहचान करना शुरू किया all of them who approved like the morning birds and disappeared at noon, वो बच्चे सुबह के समय वहां सब गैदर्ड हो जाते थे, इकट्ठे हो जाते थे, और दोपहर के समय सब गायब हो जाते थे। इन सब चीजों को लेखक बड़े ध्यानपूर्वक और नियमित रूप से देखता था।
The author asked them about chappals as they were barefooted. लेखक ने उनसे पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, तुम नंगे पैर क्यों रहते हो. तो वन ऑफ देम वाज वेयरिंग मिसमैच्ड शूज. उनमें से जो एक बेमेल के जूते पहने हुए था. दे नेवर ऑन्ड ए पेयर इन देयर लाइफ. उन्होंने अपने जीवन में एक जोड़ी जूते भी नहीं पहने. वन पॉसिबल रीजन ऑफ स्टेइंग बेयरफुट माइट बी ट्रेडिशन और एन एक्सक्यूज फॉर लॉन्ग लास्टिंग पॉवर्टी. एक संभावित कारण था ऑफ स्टेइंग बेयरफुट, नंगे पैर रहने का. माइट बी ट्रेडिशन, या तो ये उनकी परंपरा थी, और एन एक्सक्यूज फॉर लॉन्ग लास्टिंग पॉवर्टी, या लंबे समय तक गरीबी में रहने का एक कारण. गरीब व्यक्ति यदि है तो वह इस तरह की चीजों को नहीं खरीद सकता. ए मैन फ्रॉम उद्दीपी टोल्ड द स्टोरी. एक बार उद्दीपी से एक व्यक्ति के द्वारा उसने कहानी सुनी थी अबाउट ए प्रीस्ट सन, एक पुजारी के बेटे की. प्रेइंग फॉर ए पेयर ऑफ शूज वंस. एक बार उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि वह उसे एक जोड़ी जूते ले दे. आफ्टर 30 ईयर्स, 30 वर्ष के बाद, व्हेन एवरीथिंग हैड चेंज, जब सब कुछ बदल गया, ए न्यू प्रीस्ट सन, एक नया पुजारी का बेटा, हैड द कंप्लीट यूनिफॉर्म विद शूज, अपनी पूर्ण वेशभूषा के साथ और जूतों के साथ दिखाई पड़ता है. गॉडेस हैड ग्रांटेड देम दैट वॉलनेस. शायद देवी ने उसकी उस शुभेच्छा को, उस कामना को सुन लिया था. बट स्टिल मैनी चिल्ड्रन आर शूजलेस. लेकिन आज भी बच्चे बिना जूतों के ही थे. थ्रू दैट फेमिलिटी द ऑथर रिच्ड टू सीमापुरी, दिल्ली, सेक्टर्स फ्रॉम Bangladesh after 1971 were residing there with the livelihood of rag packing. Through the familiarities the author reached to Simapuri. उस परिचय के माध्यम से लेखिका वहां पहुंची थी दिल्ली में, दिल्ली के सीमापुरी क्षेत्र में, जहां पर ये लोग रहते थे. सेक्टर्स फ्रॉम बांग्लादेश, बांग्लादेश से आने के बाद 1971 में, वर रेजाइडिंग देयर विद द लाइवलीहुड ऑफ रैग पैकिंग. और यहाँ पर ये सब लोग केवल कूड़ा बीनने का कार्य करते थे और अपनी आजीविका अर्जित करते थे. अनशेप्ड मडी हाउस, जो घर बने हुए थे वे गारे मिट्टी के बेडोल आकार के बने हुए थे. विद टीन के द्वारा एंड ट्रेपेलियंस रूफ विदाउट एनी ड्रेन एज सिस्टम वर मेड. टीन या तिरपाल के द्वारा उनकी छतों को ढका गया था. ओवर 10,000 रैग पिकर्स विदाउट एनी आइडेंटिटी बट विद राशन कार्ड्स वर इनहेबिटेड. 10,000 से अधिक कूड़ा चुगने वाले लोग बिना किसी पहचान के केवल राशन कार्ड लिए हुए वहां पर रहते थे. वैन ऑथर enquired अबाउट देयर नेटिव होम्स. जब लेखक ने उनके घरों के बारे में जानना चाहा तो दे रिप्लाइड दैट सर्वाइवल वाज मोर इम्पोर्टेंट देन एन आइडेंटिटी. तो उन्होंने उसे बताया पहचान की अपेक्षा उनके लिए जरूरी है भोजन. फूड वाज मोर इम्पोर्टेंट, भोजन उनके लिए महत्वपूर्ण था. आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय के बाद, दे बिकेम एक्सपर्ट इन रैग पैकिंग. वे कूड़ा बीनने में एक्सपर्ट हो गए थे. गार्बेज वाज एवरीथिंग फॉर देम, उनके लिए वो गार्बेज ही सब कुछ था. बट द चिल्ड्रन डिड रैग पैकिंग फॉर देयर एंजॉयमेंट ओनली.
बच्चे जो कूड़ा बीनते थे वे केवल आनंद के लिए ऐसा करते थे। साहेब टोल्ड दैट दे नेवर स्टॉप एज दे फाउंड रुपी एंड अदर वंडरफुल थिंग्स टाइम टू टाइम। साहेब ने उन्हें बताया कि वे जो कूड़ा बीनते हैं वे केवल इसलिए कि उन्हें आश्चर्यजनक चीजें मिल जाएं या कोई रुपया उसमें मिल जाए, इसलिए वे ऐसा करते हैं। वंस इन ए विंटर मॉर्निंग स्टैंडिंग बाई द गेट ऑफ ए क्लब। सर्दियों में सुबह के समय एक बार स्टैंडिंग बाय द गेट ऑफ क्लब के गेट के बाहर साहिब वाज वॉचिंग टू यंग मैन, दो युवाओं को खेलते हुए देख रहा था, प्लेइंग टेनिस का खेल। समटाइम्स द गेट कीपर अलाउड हिम टू एंटर टू यूज द स्विंग। कभी कभी गेट कीपर उसे अनुमति दे देता था कि वह अंदर आए और झूला झूल ले। समवन गेव साहेब टेनिस शूज विद ए होल इन वन ऑफ देम। किसी ने साहब को टेनिस के जूते दे दिए थे, उनमें से एक में छेद बना हुआ था, एक जूते में छेद बना हुआ था। बट फॉर साहब के लिए इट वॉज हिज ड्रीम कम ट्रू। लेकिन साहब के लिए एक सपने से कम नहीं था। ही वॉज वॉचिंग द गेम विच वॉज टोटली आउट ऑफ हिज रीच। साहब उस खेल को देख रहा था जो उसकी समझ से बिल्कुल बाहर था। नेक्स्ट मॉर्निंग साहेब वॉज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। अगले दिन साहेब अपने रास्ते से दूध के बूथ पर जा रहा था। ही वर्कड इन ए टी स्टॉल वेयर ही वॉज पेड 800 रुपीज। वह एक चाय की दुकान पर काम करने लगा था जहां उसे 800 रुपये पर मंथ मिलते थे। एंड ऑल हिज मील्स, और सभी समय का भोजन, दोपहर का भोजन, रात्रि का भोजन और सुबह का नाश्ता। बट ही हैड लॉस्ट हिज केयर फ्री लुक। लेकिन वह अपनी आजादी को खो चुका था। नाउ ही वॉज ए सर्वेंट नॉट हिज ओन मास्टर। अब वह केवल एक नौकर था, न कि स्वयं का मालिक। एक्चुअली द कंसिस्टर ही वॉज कैरिंग वॉज नॉट हिज ओन वेयर्स। वास्तव में एक कनस्तर को वो ले जा रहा था, वॉज नॉट हिज ओन वेयर्स। वह उसका बोरा नहीं था, द प्लास्टिक बैग जो वह अपने साथ रखता था। ही यूज्ड टू कैरी वॉज हिज ओन, जिसे वह अपना समझकर ले जाया करता था। वह बोरा उसके पास नहीं था, बल्कि एक टीन का कनस्तर उसके पास था जिसमें वह दूध ले जाता था। दैट्स वाई साहब वॉज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। यही कारण था कि साहब अब लंबे समय से अपना स्वामी नहीं था, बल्कि वह एक नौकर की तरह कार्य कर रहा था। इस कहानी का दूसरा भाग हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।